कहा जाता है कि जानवर कुछ भी कर ले, चाहे वो कितना भी अच्छा कार्य कर ले, वो कभी इंसान नहीं बन सकता है। लेकिन इस कलयुग में इंसान को जानवर बनने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता है। आज की कहानी कुछ ऐसे ही है। एक बड़ा भाई अपनी नाबालिग बहन को, 12 वर्ष की बहन को झांसे में ले लेता है और उसके साथ दुष्कर्म करने लगता है। आए दिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जब ये बात उसके पिता को पता चलता है तो उसके पिता भी उस मासूम सी लड़की के साथ जो कृत्य करते हैं, जो घटना करते हैं, ये सुनने के बाद आप गुस्से से तिलमिला जाइएगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। ऑस्ट्रेलिया में एक मध्यम वर्गीय परिवार है। उस परिवार में वर्ष 2002 में एक बेटी का जन्म होता है। उसके माता पिता उसका नाम अलीसा रोज रखते हैं और प्यार से उसे टिया के नाम से बुलाने लगते हैं। उस परिवार में काफी ज्यादा गरीबी होती है, इसीलिए छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती रहती है और उस परिवार में लड़कियों को लेकर कोई अच्छा सोच नहीं होता है। टिया की माँ काफी परेशान हो जाती है और ये सोचने लगती है कि आखिर इस परिवार में अपनी बच्ची का लालन पालन कैसे कर पाऊं, कैसे परवरिश कर पाऊं, जिस परिवार में लड़कियों के प्रति कोई अच्छा सोच नहीं है। उसकी माँ सिंडी काफी परेशान हो जाती है और ये सोचने लगती है कि अपनी बेटी को कहीं और शिफ्ट कर दूं और वहां पे मेरी बेटी का लालन पालन हो, क्योंकि उस परिवार में काफी ज्यादा बदतमीजी था। कहें तो उसके पति खुद ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करके आए दिन सिंडी को गालियां देते थे, बदतमीजी करते थे। इसीलिए सिंडी अपनी बच्ची के फ्यूचर को लेकर काफी परेशान हो जाती है। सिंडी अपने परिवार की स्थिति देखकर, अपनी पति के बर्ताव को देखकर काफी परेशान हो जाती है और अपनी बच्ची टिया के फ्यूचर के बारे में सोचने लगती है। सिंडी एक फोस्टर परिवार की तलाश करने लगती है जो उसकी बेटी का लालन पालन कर सके, परवरिश कर सके। ऑस्ट्रेलिया में फोस्टर परिवार वो होता है कि अगर आप अपनी बच्ची या बच्चे का लालन पालन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं या असमर्थ है किसी कारणवश, तो आप एक ऐसे परिवार का तलाश कीजिए जो आपके बच्चे या बच्ची का लालन पालन कर सके और उस बच्ची में जितना भी खर्च लगेगा उसका पूरा खर्च ऑस्ट्रेलिया सरकार देगा और उसी परिवार को फोस्टर परिवार के नाम से ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है। सिंडी ऐसे ही परिवार की तलाश करने लगती है और धीरे धीरे टिया बड़ी भी होने लगती है। जब 12 साल की टिया हो जाती है तो सिंडी को काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है और वो एक फोस्टर परिवार की तलाश बड़े ही जोर शोर से करने लगती है। उसे एक फोस्टर परिवार मिल जाता है। उस परिवार के मुखिया होते हैं रिक, और रिक की एक पत्नी होती है और 2 बेटे होते हैं और बड़े बेटे का नाम होता है ट्रेंट। उस परिवार से जाकर जब सिंडी बात करती है तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, मैं आपकी बेटी का लालन पालन जरूर करूंगा। सिंडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और टिया को आकर बताती है। टिया काफी नाराज हो जाती है क्योंकि वो अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सिंडी को ये था कि अपनी बच्ची का लालन पालन किसी अच्छे परिवार में देकर कराना है, क्योंकि इसका परवरिश अच्छा होगा तभी इसका फ्यूचर अच्छा होगा। सिंडी ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को अपने से दूर कर देती है और टिया उसी परिवार में जाकर रहने लगती है। धीरे धीरे टिया वहां पे रहने लगती है, लेकिन टिया को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर टिया उस परिवार को छोड़कर वहां से भाग जाती है। जब ये बात टिया की माँ सिंडी को पता चलता है तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी बेटी टिया की तलाश करने लगती है। टिया कहीं नजर नहीं आती है। जब 2-3 दिन बीतता है तो टिया अपनी माँ सिंडी के पास वापस आती है और बोलती है कि मुझे उस घर में नहीं रहना है। जब माँ सिंडी पूछती है कि आखिर क्यों नहीं रहना है, तो वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे बगैर कहीं मन नहीं लगता है, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। लेकिन सिंडी अपनी बच्ची की फ्यूचर के लिए फिर उसी घर में उसे ले जाके रख देती है। उस परिवार के जो मुखिया थे रिक, वो एक सरकारी संस्था चलाते थे। जो भी यानी कहें तो फोस्टर परिवार के बच्चे होते थे वो उनके पास पढ़ने जाते थे और इसके एवज में ऑस्ट्रेलिया सरकार उस इंसान को यानी कहें तो फोस्टर परिवार के मुखिया रिक को पैसे देते थे। वो वही एक संस्था चलाते थे और उसी से उनका परिवार चलता था, उसी से उनके बच्चों का लालन पालन होता था। वो संस्था काफी अच्छा चलाते थे, इसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी दिया गया था कि फोस्टर परिवार के बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। वहां भी पढ़ती थी टिया और एक सरकारी स्कूल में भी जाके टिया पढ़ाई करती थी। एक दिन की बात है कि टिया लापता हो जाती है और घर आती ही नहीं है।
काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं रिक और उसे ढूंढने लगते हैं। जब वो नहीं मिलती है तो उसके मम्मी को यानी सिंडी के पास फोन करते हैं और बोलते हैं कि आपकी बेटी लापता है और घर नहीं आई है, स्कूल गई थी लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटी है, हमें लगा कि आपके पास गई होगी। लेकिन सिंडी काफी ज्यादा परेशान नहीं होती है क्योंकि टिया ऐसे ही घर से लापता हो जाती थी और घर वापस फिर मेरे पास यानी सिंडी के पास आ जाती थी, इसीलिए सिंडी काफी ज्यादा परेशान नहीं होती है। लेकिन काफी समय बीत जाता है, उसके बावजूद भी जब टिया अपनी माँ सिंडी के पास नहीं आती है तो उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि 13 अक्टूबर 2015 को यानी कहें तो टिया लापता हुई थी। 5 नवंबर 2015 तक जब टिया का कोई आता पता नहीं चलता है तो उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन लिखवा देती है, अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देती है। पुलिस वाले हरकत में आके तहकीकात करने लगते हैं लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल पाता है। 5 नवंबर 2015 का लापता होने का रिपोर्ट लिखवाया गया था और 5 नवंबर को ही एक अननोन नंबर से फोन आता है और बताया जाता है कि एक नहर है जिसका नाम है पिंपाना नहर, उसी नहर में एक लड़की का बॉडी तैर रहा है। जब पुलिस वाले जाके देखते हैं उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसकी मां को जब यानी सिंडी को दिखाया जाता है तो वो ये तहकीकात करती है, ये पुष्टि कर देती है कि उसकी बेटी टिया का ही ये बॉडी है। वो काफी ज्यादा रोने लगती है, बिलखने लगती है और उसके फोस्टर परिवार के लोग भी काफी ज्यादा आहत होते हैं, दुखी होते हैं और काफी ज्यादा रोने लगते हैं। समय बीतता गया, फिर टिया का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके अंतिम संस्कार में सभी लोग नेवी ब्लू टाइप का ड्रेस पहने हुए थे क्योंकि टिया का फेवरेट कलर नेवी ब्लू था। सभी लोग रो रहे थे उसके अंतिम संस्कार में। उसके फोस्टर परिवार के मुखिया रिक भी काफी ज्यादा रो रहे थे और टिया की मां सिंडी भी काफी ज्यादा रो रही थी। वो खुद को समझा ही नहीं पा रही थी कि अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। कुछ समय जब बीत गया तो सब कुछ नॉर्मल चलने लगा लेकिन सिंडी अपनी बेटी को भूल ही नहीं पा रही थी। मई 2016 में पुलिस के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है और वो इंसान बोलता है कि टिया की मौत नहीं, टिया की हत्या हुई है और मुझे पता है कैसे हुआ है और उसका दोषी कौन है। पुलिस वाले जब ये बात पूछते हैं उससे तो कुछ नहीं बताता है, बस इतना बोलता है कि आप फोस्टर परिवार में जाइए जहां पे यानी टिया की मां सिंडी उसे रखने के लिए, उसके लालन पालन करने के लिए दी हुई थी, उस परिवार से जाके बात कीजिए। वही परिवार उसका गुनहगार है, वही परिवार टिया का कातिल है। पुलिस वाले जब उसके घर जाके पूछते हैं यानी फोस्टर परिवार के मुखिया रिक से जाके पूछते हैं तो रिक रोने लगता है, बिलखने लगता है और बोलता है कि कोई बाप अपनी बेटी का हत्या कैसे कर सकता है। पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी पुलिस वालों को दिमाग में एक बात आता है और उसके घर में छोटे छोटे माइक्रोफोन लगा देते हैं और वहां से पुलिस वाले अपने ड्यूटी पे आ जाते हैं, अपने थाने पुलिस स्टेशन में लौट जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है, उसके बाद उस परिवार के मुखिया रिक एक आवाज देता है अपने बेटे ट्रेंट को। जब ट्रेंट आता है तो उसे नहीं पता होता है कि उसमें माइक्रोफोन उसके रूम में लगाया गया है, उसके घर में छोटे छोटे माइक्रोफोन लगाया गया है। ट्रेंट और उसके पिता रिक बातें करने लगते हैं और बातें करने के दौरान रिक अपने बेटा ट्रेंट से बोलता है कि टिया के बारे में सोचना बंद कर दो, टिया अब इस दुनिया से चली गई है और जैसे मैं कहानी बताया हूं वैसे ही तुम बताना। पुलिस कितना भी दबाव दे तुम कभी भी अपनी बातों से मुकरना मत। जैसे मैं स्टोरी क्रिएट किया हूं इसी स्टोरी पे तुम टिके रहना और मैं टिया का ठिकाना लगा दिया हूं। जब ये बात पुलिस को सुनाई देता है माइक्रोफोन के जरिए तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पुलिस उसी दिन रिक के घर को चारों तरफ से घेर लेती है कि कोई वहां से भाग ना पाए। जब रिक के घर में जाके पुलिस तहकीकात करने लगती है, रिक से पूछताछ करने लगती है तो फिर रिक रोने लगता है, नौटंकी करने लगता है, बोलता है कि मैं टिया की हत्या नहीं किया हूं। पुलिस स्टेशन में उसे लेके आया जाता है, फोर्सफुली उसे पूछा जाता है, वो कुछ नहीं बताता है और वो कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है क्योंकि रिक उस दिन आत्महत्या करने की कोशिश किया था, जहरीली दवा खाया था, नशीली दवा खाया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। जब उसके बेटे से पूछताछ जारी कर दिया जाता है तो उसके बेटे से जब फोर्सफुली पूछा जाता है तो सब कुछ कबूल कर लेता है और बताता है कि जब
मेरे पिताजी रिक और मेरी माँ और मेरा छोटा भाई जब परिवार से कहीं घूमने चले जाते थे तो घर में सिर्फ मैं और टिया रहते थे। टिया का उम्र उस समय 13 साल था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जो ट्रेंट था वो बालिग था, उसका उम्र टिया से काफी ज्यादा था। उसके बावजूद भी ट्रेंट को कुछ समझ नहीं आता है। वो दोनों काफी करीब हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, संभोग करने लगते हैं। ये एक सिलसिला काफी लंबा समय तक चलने लगा और उसी दौरान यानी कहें तो टिया प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब ये बात उसके पिता रिक को पता चलता है तो काफी ज्यादा हाइपर हो जाते हैं और अपने बेटे ट्रेंट को बोलने लगते हैं कि वो लड़की नाबालिग है, अगर सरकार को पता चल गया तो जो मैं संस्था चला रहा हूं वो संस्था मेरे हाथों से छिन जाएगा। उसके बाद मेरे परिवार को लालन पालन कैसे होगा, तुम सबकी पढ़ाई कैसे होगी। वो कुछ नहीं समझ पाता है। ट्रेंट बोलता है कि पिताजी अब आगे क्या करना है, तो वो बोलते हैं कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे तुम करो। वो सभी परिवार मिलकर प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग ये होता है कि आप सभी लोग घर से बाहर निकल जाइए, घूमने के लिए चले जाइए और हमको इस घर में रहने दीजिए। यानी कि रिक जो उस परिवार का मुखिया होता है वो उस घर में होता है, टिया होती है, बाकी परिवार के सभी लोग कहीं घूमने के लिए कहीं टूर पे चले जाते हैं और उस रात रिक कहें तो टिया का गला घोंटकर मौत की नींद सुला देता है। उसके बाद उसके बॉडी को कंबल में लपेट के उसी नहर में लेके जाता है और उस नहर में उसके बॉडी को यानी फेंक देता है। जब ये बात पुलिस को पता चल गई तो पुलिस भी उसे यानी कहें तो रिक से पूछने लगती है, क्योंकि रिक उस समय रिकवर हो चुका था, कोमा से बाहर आ चुका था। उसके बावजूद भी रिक कुछ नहीं बताता है और बोलता है कि मैंने जब जुर्म किया ही नहीं हूं तो मैं क्यों बताऊं। धीरे धीरे जब रिक पे काफी ज्यादा दबाव डाला जाता है तो रिक अपना जुर्म कबूल कर लेता है और ये केस कोर्ट में चलने लगता है। रिक को उम्र कैद की सजा हो जाती है, उसकी पत्नी को सजा हो जाती है और उसके बेटों को भी सजा हो जाती है। सभी लोग जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं। देखा जाए तो उनके कर्मों का सजा तो उन्हें मिल गया, लेकिन बेवजह बिना गुनाह किए एक बेटी अपनी मां से काफी दूर चली गई। यहाँ सोचने की बात यह भी है कि क्या अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेटी धीरे धीरे जवान हो रही है, टीन एज में जा रही है, उस बेटी को किसी और परिवार को सौंपना उचित है या नहीं है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।